हेलो स्टूडेंट्स। आज जो कि आप लोगों के बीच में प्रतिरोधों को जोड़ने की जो विधियां होती हैं वो श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अगर आपको कई प्रतिरोध यदि आपको देखने को मिलते हैं तो उसमें हम लोग जोड़ने के जो तरीके होते हैं वो या तो आपके श्रेणी क्रम में होंगे या तो समानांतर क्रम में होंगे। ठीक है, तो और अगर आपको हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर, और जो लोग भी यदि नए हों तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, इससे ये आपको होगा कि जब भी अगर वीडियो यदि हम अपलोड करते हैं तो आपके पास जो कि नोटिफिकेशन चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए जो कि सब्सक्राइब के लिए हम कह रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरी बातें ये होती हैं, यदि आपको वीडियो देखने के बाद यदि आपको हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो आप लाइक अवश्य करें। ठीक है, इससे ये होगा कि अगर हमें जो है कि वीडियो बनाने के चांस या मोटिवेट जो कि हम अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अगेन बाई अगेन वीडियो हम बनाते रहेंगे। ठीक है, आप ही लोगों के सपोर्ट से जो है कि हम लोग आप यूट्यूब चैनल पे जो है कि हम लोग वीडियो बना पाते हैं। ठीक है, यदि आप ही लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम वीडियो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम आप लोग से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, यदि कोई भी प्रॉब्लम आया हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रतिरोधों को जोड़ने की जो विधि होती है वो श्रेणी क्रम तथा समानांतर क्रम में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे भाई, प्रतिरोध को जोड़ने की जो श्रेणी क्रम होती है, जो पहली विधि होती है श्रेणी क्रम, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, श्रेणी क्रम के लिए जब अगर हम लोग बातें करेंगे तो श्रेणी क्रम के लिए क्या होते हैं, जैसे हम लोग को पता है कि यदि प्रतिरोध है, ठीक है, तो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, तो हम लोग सबसे पहले उसे एक तो सिंबल से इंडिकेट करते हैं जो हमारा आर होता है। ठीक है, सिंपली आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए, श्रेणी क्रम का मतलब ये हुआ कि ये कोई सर्किट है, इसको मैंने R1 से इंडिकेट कर दिया। ठीक है, देखिए प्रतिरोध का जो संकेत होता है वो R से इंडिकेट किए जाते हैं। काफी प्रतिरोध हो, जैसे 2 3 4 यदि 5 आपको देखने को मिलते हैं तो हम उसे R1 R2 R3 के से हम इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं, R1 ये हो गया आपका, ये आपको मैंने इंडिकेट किया R2 के नाम पे। ठीक है, और ये हो गया आपका R3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्रतिरोध जो देखने को मिलते हैं वो 3 मैंने इंडिकेट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे कि एक में बैटरी या कोई भी विद्युत सोर्स हो उसे हम उसके द्वारा अटैच कर देते हैं। जैसे ये मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, ये किसी विद्युत स्रोत से मैंने इंडिकेट कर दिया, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस। अब जब विद्युत स्रोत से आप कनेक्ट करोगे तो इसमें जो होता है विद्युत धाराएं तो बहेंगी। विद्युत धारा जैसे आवेश, तो इसमें मान लेते हैं आई एम्पियर का यदि करंट इसके साथ फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो आई एम्पियर का करंट अगर यहां से जाएगा तो जो आई एम्पियर का जो करंट होगा वो R1 से भी होकर जाएगा, R2 से भी होकर जाएगा और R3 से भी होकर जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जब करंट हमारे जो कि सेम रेजिस्टेंस में सेम फ्लो हो रहा है, ठीक है, जैसे नहीं होता है आपका जो डिफरेंट रेजिस्टेंस है उसमें जो होता है करंट आपका एक जैसे फ्लो हो रहा है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो सिंपल तरीके से आप इसे कह सकते हो कि जब भी इसमें करंट यदि फ्लो हो रहा है तो इसका जो विभवांतर हो जाता है ना उसको हम लोग V1 कहते हैं, और इसका जो विभवांतर हुआ ये हो गया आपका V2 हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसका जो विभवांतर हो जाता है V3 के हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक बात और भी ध्यान देना होगा, यदि करंट तो आपका सेम हो गया और रेजिस्टेंस भी आपका क्या हुआ, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 R2 R3, जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इसमें विभवांतर स्थापित हो जाते हैं जो V1 V2 और V3 के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब क्या लिखोगे इसे
कि जैसे अगर हमने आपको बताया ओम का नियम, ठीक है, मैंने बताया किसका नियम, ओम का नियम, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ठीक है। तो जब ओम के नियमानुसार यदि हम लोग बात करते हैं तो हमें पता है कि जो ओम का जो नियम होता है वो V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर के फॉर्म में होता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ये ओम का नियम है। अगर हमें ये पता है कि R1 और V1 दिया गया है, R2 और V2 दिया गया है, R3 और V3 दिया गया है, इसमें भी जो I एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा, इसमें भी I एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा, इसमें भी I एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या होगा, यदि हम इसको लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका विभवांतर अगर हम लोगों को निकालना होगा, जैसे विभवांतर कुल, जैसे कुल या परिणामीय विभव, मैं लिख सकता हूं इसे परिणामीय विभव, ठीक है। तो V इज इक्वल टू होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, ठीक है, परिणामीय विभव। अब इसे लिख सकते हो, ये हो गया आपका इक्वेशन इज फर्स्ट, ये आपका हो गया इक्वेशन इज फर्स्ट। अब हम इसमें जो है, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि अगर ये आपका V इज इक्वल टू आ गया V1 प्लस V2 प्लस V3 के फॉर्म में आ गया, तो हम जानते हैं कि V1 बराबर मैं लिख सकता हूँ, वी नो दैट, आपको ये पता होगा, अगर यहाँ पे इसमें लिखोगे कि यहाँ पे यदि विभवांतर, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो ना कि प्रतिरोध R1 से होकर I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। अब यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा है, ठीक है, कि प्रतिरोध R1 से होकर I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो उसमें उत्पन्न विभवांतर, उसमें उत्पन्न विभव V1 हो जाता है। तब आप क्या कहोगे इसे, कि अगर हो जाता है तब तो आप लिख सकते हो V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1, ठीक है, I इंटू R1। इसी प्रकार मैं डायरेक्टली लिखूंगा, इसी प्रकार प्रतिरोध R2 तथा R3 से होकर I एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। तब अब इसमें जो उत्पन्न विभवांतर होंगे हमारे कितने हो जाएंगे, एक हो जाएगा V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2 के फॉर्म में होगा, और एक हो जाएगा V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3 के रूप में होगा, ठीक है। तो ये आपके आ जाएंगे, ये मैटर समझ में आएगा। V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2 और V3 इज इक्वल टू आई इंटू R3 होगा, ठीक है। इसमें I जो करंट, जो आपका I है वो करंट जो इक्वल है, ठीक है। तो अब डायरेक्टली क्या लिखोगे इसे, अब मैं इसे लिख सकता हूं
कि यदि परिणामीय विभव हमारा V तथा कुल प्रतिरोध हमारे R हो तब की कंडीशन में क्या होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। यदि यहाँ पे लिखोगे ऐसे करके, यहाँ पे लिखोगे कि V1 कामा V2 तथा V3 का मान, ठीक है, मान समीकरण 1 में रखने पर V1 V2 V3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखोगे तो V इज इक्वल टू यहाँ पर रखोगे I इंटू R1 I इंटू R2 I इंटू R3। ठीक है, यहाँ पे ये आपको कंडीशन देखने को मिलेंगे जब हमने V1 V2 V3 की वैल्यू को मैंने पुट किया तब। ठीक है, अब क्या करोगे कि इसमें से हमें ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि सभी में से I कॉमन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो हम इसे लिख सकते हैं। अगर मैंने I को ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन इज ए सेकेंड। ठीक है, इक्वेशन कौन सा बन गया आपका, सेकेंड बन गया। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको देखने को मिला यहाँ पे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 के फॉर्म में आया था। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन आपको फाइंड आउट हो गया, इसमें I इज V इज इक्वल टू I ब्रैकेट इन R1 प्लस R2 प्लस R3 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे करते हैं हम लोग, यदि परिणामी विभव V तथा कुल प्रतिरोध, या आप लिख लीजिएगा इसमें तुल्य प्रतिरोध R हो तब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू I इंटू R। किसके अनुसार, ओम के नियमानुसार मैं लिख सकता हूँ, ओम के नियमानुसार। ठीक है, तो अब आपको करना क्या होगा इसमें डायरेक्टली कि अगर मैं यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखोगे कि V इज इक्वल टू I इंटू R का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे समीकरण अगर हम लोग 2 में रखेंगे तो हमारे जो रिजल्ट आ जाएंगे, समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ पे रखोगे I इंटू R इज इक्वल टू I R1 R2 R3। I से I कैंसिल हो जाएगा, R इज इक्वल टू होता R1 R2 और R3 के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो इस तरह जो है कि हम लोग जो है कि प्रतिरोध को जोड़ने की जो हमारी जो फर्स्ट मेथड था वो श्रेणी क्रम था, जिसको हमने आउट किया, जिसका या तो हमने उसका पूरा निगमन कर दिया। R इज इक्वल टू होता R1 प्लस R2 प्लस R3 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो इसमें हमने ये चीज़ देखा कि अगर श्रेणी क्रम में कोई भी चीज़ें अगर प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि I की जो वैल्यू होती है वो सभी में इक्वल फॉर्म में होती है। जैसे हमने बताया, इसमें जो रेजिस्टेंस R1 आपको देखने को मिला, R2 भी आपको देखने को मिला और R3 भी है। ठीक है, इसमें क्या आपने देखा कि इसमें जो है कि I की जो वैल्यू होती है वो R1 पे भी आपकी सेम होगी, R2 पे भी सेम होगी, R3 पे भी सेम होगी। तो इसमें आपको यही चीज़ देखने को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में पहचानने का एक ही तरीका होता है कि यदि I की वैल्यू ऑल रेजिस्टेंस पे सेम होती है तो वो आप उसे कह सकते हो कि कौन से क्रम में होगी, वो श्रेणी क्रम में है। इट इज क्लियर। तो आप इस तरह जो है कि इसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। और इस तरह अगर आपको दे देगा कि श्रेणी क्रम प्रतिरोधों को जोड़ने की जो श्रेणी क्रम की जो फॉर्मूले होते हैं उसका निगमन करके बताइए, तो आप इस तरह से आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं समानांतर क्रम के विषय में। समानांतर क्रम, इसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट भी कर लीजिए। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग किस में, चलिए
अभी आप लोगों को मैंने श्रेणी क्रम के विषय में बताया था, अब हम बताएंगे आप लोगों को समानांतर क्रम में। ठीक है, प्रतिरोध को जो जोड़ने की विधियां मैंने बताया था कि एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समानांतर क्रम। तो चलिए हम लोग देखते हैं आप समानांतर क्रम के विषय में। अब तक तो मैंने श्रेणी क्रम का आपको डिटेल में जानकारी दे दिया। ठीक है, अब हमको ये देखना होगा कि अब समानांतर क्रम के विषय में हमको जो है कि बताना होगा। ठीक है, तो समानांतर क्रम के विषय में देखिए, समानांतर क्रम बहुत ही इजी प्रोसेस है, इसमें कुछ है नहीं, बस इसमें हमें पहचानने का जो तरीका होता है ना वो सही होना चाहिए, आप अच्छी तरीके से इसे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सवाल लगाने में बहुत ज़्यादा हमें इसका ही हेल्प मिलता है कि इसमें जो श्रेणी क्रम होता है और समानांतर क्रम को कैसे पहचाना जाता है। तो हमने आपको बताया श्रेणी क्रम में पहचानने के जो रूल्स होते हैं वो आपको देखने को ये मिले होंगे कि उसमें जो करंट होता है इक्वल तरीके से फ्लो होता है। ठीक है, माने R1 R2 और R3 में। ठीक है, और दूसरी बात है हमें ये देखने को मिलता है इसमें कि उसमें जो विभवांतर होते हैं ना, जो जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं और करंट इज सेम होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अब समानांतर क्रम में कौन कौन सी चीज़ें कैसी होती हैं उसको हम लोग अब आउट करेंगे। चलिए देखते हैं, हम लेते हैं, देखिए यहाँ पे हमने मान लिया, माना 3 प्रतिरोध क्रमशः, माना 3 प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 तथा R3 है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको देखने को ये मिल रहा है कि मैंने ले लिया इसमें R1 R2 R3 हैं, ये प्रतिरोध हो गए। ठीक है, अब इसमें जो विभवांतर आते हैं ना, अब इसमें विभवांतर अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे आपको मैं एक फिगर बना के बता दे रहा हूँ इसमें। जैसे मैंने इसको ले लिया, यहाँ पे ऐसे बना लीजिए इसको, ये पॉइंट ए हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका, और ये पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ से आप इसको भी एक रेजिस्टेंस ले लीजिए इसमें। ठीक है, ये आपका हो गया बी पॉइंट। ठीक है, आप इसको किसी विद्युत स्रोत से कनेक्ट कर दीजिए, जिसको हम लोग प्लस और माइनस का संकेत दिया, और यहाँ पे आपका ये करंट फ्लो होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा हमारी बात को कि अभी मैंने ये देख रहे हैं आप, जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया अभी जस्ट, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R3 हो गया। ठीक है, हम इसको इंडिकेट कर सकते हैं R1 R2 और R3। ठीक है, तो जब मैंने इसमें 3 प्रतिरोध को समानांतर क्रम में, समानांतर हम उन्हें कहते हैं जो आपस में कभी ना मिलती हों। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया इसमें कि ये जो हो गया, एक हो गया आपका R1 R2 और R3, ये देख रहे हैं कि जो 3 रेजिस्टेंस हैं वो आपके जो कि इक्वल फॉर्म में है। जैसे आपका कहने का मतलब ये है कि ये पैरेलल के कंडीशन में है, तो पैरेलल हम उन्हें कहते हैं, देख रहे हैं ये एक दूसरे के समानांतर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक दूसरे के समानांतर क्रम में हमने इन्हें जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इनका जो है, इसको जो है कि बिंदु ए से हमने अटैच किया, और इसको जो है कि बिंदु बी से मैंने अटैच किया। ठीक है, और आपका जो सेकेंड रेजिस्टेंस है बिंदु ए से और बिंदु बी से मैंने अटैच कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरे को भी मैंने उसी पॉइंट से अटैच कर दिया। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो विभवांतर होता है वो जो है कि अगर आई एम्पियर का करंट फ्लो होता है, अब यहाँ पे ध्यान देना होगा आपको कि यदि हमने इसमें आई एम्पियर का करंट मैंने फ्लो किया, तो जैसे यहाँ पे आते आते पॉइंट ए पर जब आई एम्पियर का करंट आएगा, जो धाराएं आएंगी वो 3 भागों में बटेंगी। यहाँ पे देखिएगा पॉइंट ए की जगह पे। ठीक है,
पॉइंट ए पर जो होगा आपकी 3 भागों में बटेगी, ठीक है। पहला पॉइंट ये I1 होगा, ये होगा आपका I2 हो गया, और ये हो गया आपका I3 के फॉर्म में, ठीक है। I1 I2 और I3 के रूप में जो कि धाराएं बढ़ जाती हैं। ध्यान देना इस बात को, जब भी करंट जो है कि R1 रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो होगा, R2 में आपका R2 में आपका I2 करंट फ्लो होगा, R3 में आपका I3 करंट फ्लो होगा, ठीक है, प्रवाहित होगी। क्योंकि यहाँ पे से जो है कि हमने कोई विद्युत स्रोत से कोई भी चीज़ें को अगर कनेक्ट किया तो यहाँ से जो भी करंट फ्लो होगा वो आई जा रहा है, पर यहाँ पे जाते जाते 3 भागों में बढ़ जाता है, I1 I2 और I3 के फॉर्म में बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से देख सकते हैं कि जो इसका विभवांतर होगा इसमें उत्पन्न होगा वो केवल ओनली आपके भी होंगे, ठीक है। R1 R2 और R3 का जो विभवांतर होंगे इन तीनों के सबके वो इक्वल पोजीशन पे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हमें लेना क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर ये I जो होगा ना वो आपका क्या हो जाएंगे, आई जो है कि किसके इक्वल होगा, क्योंकि आई का ही 3 भाग बटा हुआ है, I1 I2 I3, तो मैं लिख सकता हूँ I1 I2 I3 के फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन क्या फर्स्ट हो गया। अब क्या करोगे इसे कि अब हमें इसे लेना होगा कि अगर यहाँ पे लिखोगे कि प्रतिरोध, ठीक है, R1 में प्रवाहित धारा I1 हो तब, ठीक है, I1 हो तब यहाँ पे लिख सकते हो कि V1 इज इक्वल टू, भी केवल होगा ओनली भी होगा, ठीक है, V इज इक्वल टू I1 इंटू R1 होगा, ठीक है, I1 इंटू R1। तब आप इसे लिख सकते हो I1 बराबर V अपॉन क्या हो जाएगा R1। तब यहाँ पे लिख सकते हो कि V अपॉन R1 कब आएगा, I1 बराबर आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे लिखोगे I1 तो ये R1 डिवाइड के फॉर्म में चला आएगा। इसी प्रकार ठीक है, प्रतिरोध ठीक है, R2 तथा प्रतिरोध R2 तथा R3 में प्रवाहित धारा I2 तथा I3 हो तब, ठीक है, तब के कंडीशन में क्या होगा, तब मैं इसे लिख सकता हूं, तब इसी प्रकार देखिए I1 बराबर इतना हुआ तो मैं लिख सकता हूं कि I2 बराबर V अपॉन में R2। इसी तरह मैं लिख सकता हूं R3 बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन में R3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे कि I1 I2 तथा I3 का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर किसमें, समीकरण 1 में, ठीक है, मान रखने पर किसमें, समीकरण 1 में रखेंगे। तो जब समीकरण 1 हमें दिखाई दे रहा है इसमें कि I यहाँ पे है, तो मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3 है, ठीक है। इसको कर लीजिएगा इक्वेशन आपके कौन सा, सेकंड लिख लीजिएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि यदि कुल विभव, ठीक है, कुल विभव कितना हो जाएगा V तथा तुल्य प्रतिरोध R
हो तब 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 क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, i बराबर कितना हो जाएगा, v अपॉन आर हो जाएगा, v अपॉन क्या होगा, आर होगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, समीकरण 2 में, यहाँ पे लिख लीजिएगा, समीकरण 2 में i का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में i का मान रखने पर, ठीक है, तो जब मान रखेंगे, समीकरण 2 में i का मान रखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि v अपॉन आर इज इक्वल टू वी अपॉन आर वन, अब v अपॉन आर टू, वी अपॉन आर थ्री, ठीक है। अब उसमें से क्या करेंगे हम लोग कि v को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो जब v को अगर हम लोग कॉमन लेंगे, यहाँ से देख लीजिए, तो v अपॉन आर इक्वल टू, अगर मैं v को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा v और ब्रैकेट इन कितना हो जाएगा, आर वन 1 अपॉन आर टू 1 अपॉन आर थ्री के फॉर्म में आ जाएगा। तो v से v ये हो जाएगा कैंसल, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। तो ये आपके जो एक ही किसके लिए निकल गया, समानांतर क्रम के लिए निकल गया, ठीक है। तो समानांतर क्रम के कंडीशन ये होते हैं, ठीक है। तो ये आपके प्रूफ हो गए। अगर निगमन किए देगा तो ऐसे भी लगा सकते हो, प्रूफ करने का बहुत ही आसान तरीका है ये, ठीक है। तो इसमें तो हमको जहाँ तक इसमें ये समझ, मतलब इसमें ये क्लियर हो गया कि आपको यहाँ पे देखने को ये मिला कि जो आई एम्पियर की जो धारा है वो 3 भागों में बट रही है, I1, I2 और I3 के फॉर्म में बट रही है। जबकि ये R1 पे आपका जो कि I1 जा रहा करंट, R2 पे जो है कि आपका I2 करंट फ्लो हो रहा है, R3 पे आपका क्या हो रहा है, वो आपके R3 पे आपका I3 जो कि करंट फ्लो हो रहा है। इसमें जो बोल्ट होता है ना, विभव, जो बोल्ट तो आपके जो कि यूनिट होती है ना, यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज ए बोल्ट, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हो कि जो V होता है, V जो होता है किसका होता है, आप इसे लिख सकते हो क्योंकि V जो होता है ये कुल, जैसे R1, R2 और R3 का ये इक्वल आपका क्या होता है, आपका V होता है, ठीक है। V का मतलब ये हुआ कि आपका परिणामी विभव आपके V आते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल के कंडीशन में एक जैसे होते हैं। R1 में भी वही होगा, R2 में भी वही होगा, R3 में भी आपके जो कि वही होंगे, ठीक है। तो ये आपके हो गए कौन से, आज मैंने इसको बताया, प्रतिरोधों को जोड़ने की जो विधियां होती हैं वो श्रेणी क्रम को मैंने बता दिया और समानांतर क्रम को मैंने बता दिया, ठीक है। दोनों का मैंने अच्छी तरीके से इसको निगमन मैंने करा दिया। यदि आपको हमारा वीडियो यदि अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड में हम लोग चलते हैं अभी। और इसमें और भी एक चीज़ है कि आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छी तरीके से देख के इसका नोट्स आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करें। मैं गारंटी देता हूँ इसकी कि प्रतिरोध को जोड़ने की और जो जोड़ने की विधि है श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसके लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है, ठीक है। इसके बिना आप सवाल ही नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग नोट करें।